Hello, Asim Khazi here, and welcome to the part 2 of Generative AI series. तो पार्ट 1 में हमने जनरेटिव एआई का इंट्रोडक्शन देखा था और एलएलएम्स के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर बटन पर क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आई विल रेकमेंड कि आप वो पहले पार्ट 1 देखिए और फिर यहाँ से इसको आगे देखिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। सो कंटिन्यूइंग वेयर वी लेफ्ट, तो एलएलएम को जो चीज़ पावर करती है वो है उसका आर्किटेक्चर, और इस आर्किटेक्चर में जो सबसे पावरफुल चीज़ है जिसके थ्रू पूरा मैजिक होता है वो है ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, तो यही चीज़ हम इस वीडियो में समझेंगे। जो चैट जीपीटी है, जिसका जो लाइब्रेरी है जीपीटी, इट स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। यस, तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या होता है यही हमको समझना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि जनरेटिव एआई की फील्ड ये कोई न्यू फील्ड नहीं है और एलएलएम्स काफी दिनों से मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो मेजर ब्रेक थ्रू एलएलएम्स को मिला था वो बेसिकली एक रिसर्च पेपर के थ्रू था जिसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। इस पेपर ने इंट्रोड्यूस किया था ट्रांसफॉर्मर्स के आर्किटेक्चर को, और इस ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर ने पूरी तरह से जनरेटिव एआई की फील्ड को डिस्टर्ब करके रख दिया था। ट्रांसफॉर्मर्स के आने से पहले RNNs या CNNs का यूज किया जाता था। RNN स्टैंड्स फॉर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स एंड CNN स्टैंड्स फॉर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। ये जो न्यूरल नेटवर्क्स है ये बेसिकली काम करते थे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन के ऊपर से, लेकिन सिर्फ एक वर्ड देखकर अगला वर्ड प्रेडिक्ट करना ये काफी डिफिकल्ट काम है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर वर्ड लिखता हूँ टेस्ट्स, तो सिर्फ टेस्ट से आप क्या बता सकते हैं कि अगला वर्ड क्या होगा? नहीं। इसके लिए आपको पीछे से कुछ ना कुछ एक दो वर्ड्स और चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ माई सूप टेस्ट्स, यहां पर अब न्यूरल नेटवर्क ने लेट से अगला वर्ड प्रेडिक्ट किया गुड, लेकिन जो अगर आप पूरा सेंटेंस देखेंगे तो पूरा सेंटेंस कुछ इस तरह है, द चिकन इज बैड, माई सूप टेस्ट, अब यहां पे इसने लिख दिया ग्रेट। तो क्या अब ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो सही प्रेडिक्शन के लिए मॉडल के लिए जरूरी है कि वो पहले तो पूरा स्टेटमेंट समझे और ना कि सिंगल वर्ड्स, और हो सकता है कि ना सिर्फ स्टेटमेंट बल्कि पूरा डॉक्यूमेंट भी उसको समझना पड़े। लेकिन ये चीज करना अपने आप में काफी डिफिकल्ट है क्योंकि लैंग्वेजेस खुद डिफिकल्ट होती हैं। जैसा एग्जांपल के लिए होमोनिम्स का एग्जांपल लेते हैं, तो होमोनिम्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि बैंक, बैंक हो सकता है वो मनी वाला बैंक हो या फिर रिवर बैंक हो, बैट हो सकता है एनिमल बैट हो या फिर क्रिकेट वाला बैट हो। तो ये होमोनिम्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं लैंग्वेज में। दूसरा, जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं वो अपने आप में खुद कंफ्यूजिंग या एम्बिगुअस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स विथ बुक्स। अब यहां पर टीचर ने खुद की बुक से पढ़ाया या फिर स्टूडेंट के पास बुक्स थी या फिर टीचर और स्टूडेंट दोनों के पास बुक थी। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज हमारे लिए समझना इतना डिफिकल्ट हो रहा है तो एक कंप्यूटर के एल्गोरिदम के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको मिलता है ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर में, और ये ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर ये वही रिसर्च पेपर अटेंशन इज ऑल यू नीड यहां पर पब्लिश किया गया था। अटेंशन इज ऑल यू नीड वाज पब्लिश्ड बाय गूगल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इन 2017। आज की डेट के जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं इन सभी के जो पावरफुल आउटपुट्स आप देख पा रहे हैं ये सभी के सभी पॉसिबल हुए हैं इसी ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर के थ्रू। और इस ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर की जो सबसे मेन खासियत है वो है अटेंशन। अटेंशन का मतलब है कि अटेंशन यहां पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड स्टेटमेंट में किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, उसका रेलेवेंस क्या है, ये सब कुछ वो कैलकुलेट कर सकता है, और इसीलिए उसका नाम है अटेंशन इज ऑल यू नीड। ट्रांसफॉर्मर्स की जो मेन एबिलिटी है वो ये है कि वो सेंटेंस के हर एक वर्ड के रेलेवेंस और कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है और ना कि एक सिंगल वर्ड को। तो एग्जाम्पल के लिए वही स्टेटमेंट लेते हैं, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स विद द बुक। तो अब यहां पर ये जो मॉडल है ये हर एक वर्ड का रेलेवेंस कैलकुलेट करेगा हर दूसरे वर्ड से जो उस स्टेटमेंट में प्रेजेंट है। साथ ही साथ उसके लिए अटेंशन वेट्स भी असाइन करेगा जिससे पता एग्जैक्टली चलेगा कि कौन सा वर्ड किस दूसरे वर्ड के साथ रेलेवेंट है और उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है स्टेटमेंट के अंदर। और ये जो वेट्स असाइन किए जाते हैं ये मॉडल जब ट्रेन होता है डेटा पे तभी किए जाते हैं। ये जो पूरा आर्किटेक्चर इसको हम एक हायर लेवल पे समझने की कोशिश कर सकते हैं। आप स्क्रीन में ओरिजिनल आर्किटेक्चर देख सकते हैं जो रिसर्च पेपर में प्रेजेंट है। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है उसी मेन आर्किटेक्चर से, ताकि हम इसको आसानी से समझ सके। ट्रांसफॉर्मर्स के दो मेन पार्ट होते हैं, एनकोडर एंड डिकोडर। जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं ये सभी के सभी वर्ड्स पे नहीं काम करते बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यूज पे काम करते हैं क्योंकि ये मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर से बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमको करना है वो ये है कि जितने भी हमने इनपुट में वैल्यूज दिए हैं जो वर्ड्स में है उसको हमको न्यूमेरिकल टोकन्स असाइन करने हैं। अब ये टोकन्स क्या है? टोकन्स बेसिकली जितने भी हमारे पास वर्ड्स है हर वर्ड को हम एक इंडिविजुअल यूनिक वैल्यूज असाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक स्टेटमेंट है, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो जितने वर्ड्स है इसको मैं 1 by 1 टोकन्स देते जाऊंगा। जैसे कि सन को 1 दिया, राइजेस 2, इन 3, द 4, ईस्ट 5 एंड 6, सेट 7 इन। अब ये इन वापस से आ गया तो अब क्योंकि हमने इनको पहले ही 3 देकर रखा है तो मैं वापस से 3 दे दूंगा, द को वापस से 4,
वेस्ट 8। अब इस तरह से जितना भी हम इनपुट डेटा इसको देंगे, जितने भी न्यू वर्ड्स पे ट्रेन होता जाएगा, उतनी ज्यादा इसकी वोकैबुलरी बढ़ते जाएंगी और हर वर्ड को टोकन्स मिलेंगे। अब ये टोकन्स वर्ड्स के लिए हो सकते हैं, पार्ट ऑफ वर्ड्स के लिए हो सकते हैं, पंक्चुएशंस के लिए हो सकते हैं, सभी कुछ मिला के आपका टोकन्स बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जितने भी टोकन्स है ये पास होते हैं एम्बेडिंग लेयर में। एम्बेडिंग लेयर में हम ये सभी टोकन्स को एक वेक्टर में असाइन करते हैं और ये वेक्टर होता है एक मल्टी डायमेंशनल वेक्टर। तो हर एक वर्ड के लिए एक वेक्टर असाइन होगा। अब इस वेक्टर में जैसा फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैंने एक 4 डायमेंशनल वेक्टर वर्ड के लिए बनाया, लेट्स से सन। सन में मैंने नंबर्स दे दिया 3, 8, 9, 7। तो यहां पर ये जितने भी नंबर्स है ये सभी फीचर्स को डिनोट करते हैं सन से रिलेटेड, जो हेल्प करते हैं रेलेवेंस समझने के लिए और कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए उस वर्ड का उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट, ये वेक्टर्स एनकोडर डिकोडर के थ्रू पास होते हैं जिसमें इनको अटेंशन वेट्स असाइन किए जाते हैं, जिस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ अटेंशन। ये सेल्फ अटेंशन में उस पर्टिकुलर वर्ड के वेट्स असाइन होते हैं कि ये वर्ड कितना रिलेवेंट है किसी दूसरे वर्ड से और ये कहां पर उस सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट होगा। ये जो सेल्फ अटेंशन वेट्स है ये ट्रेनिंग के टाइम ही पूरे असाइन हो जाते हैं। अब ये जो सेल्फ अटेंशन की एक्टिविटी है ये एक बार नहीं होती है बल्कि ये मल्टीपल टाइम्स होते हैं और यहां पर एक मल्टी हेड अटेंशन होता है। अब हर एक अटेंशन हेड पैरेलली लैंग्वेज के अलग अलग चीजों पे अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक अटेंशन हेड हो सकता है सिर्फ नेम्स के ऊपर फोकस कर रहा, एक अटेंशन हेड हो सकता है सिर्फ एक्टिविटीज के ऊपर फोकस कर रहा, एक अटेंशन हेड हो सकता है कि राइमिंग वर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहा है और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। सेल्फ अटेंशन हेड्स का नंबर वैरी होता है मॉडल टू मॉडल और जनरली ये रेंज करता है 12 से लेके 100 के बीच में। एनकोडर डिकोडर का आउटपुट एक वेक्टर होता है जो फाइनली पास होता है एक सॉफ्टमैक्स लेयर के थ्रू, जो आउटपुट टोकन्स के फॉर्म में देता है, वो भी प्रोबेबिलिटी स्कोर के बेसिस के ऊपर। ये प्रोबेबिलिटी स्कोर बेसिकली बताता है कि पर्टिकुलर वेक्टर में जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे कौन से वर्ड्स किस तरह से किस प्रोबेबिलिटी में 1 बाय 1 आएंगे। अब क्योंकि जो फाइनल आउटपुट है वो हमको एक प्रोबेबिलिटी स्कोर के बेसिस पे मिल रहा है, इसी वजह से एलएलएम्स के जो आउटपुट होते हैं वो हर बार सेम नहीं होते हैं। ये चीज आपने चैट जीपीटी पे जरूर देखी होंगी और अगर नहीं देखी है तो एक ही इंपुट दीजिए और देखिए कि वो हर बार है ना सेम इंपुट के लिए अलग अलग आउटपुट दे रहा है। तो ये बेसिक रीजन इसके पीछे है प्रोबेबिलिटी स्कोर फॉर इंडिविजुअल वेक्टर्स। अब जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं ये बेसिकली यही आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, मगर इसमें से कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इनकोडर ओनली होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इनकोडर डिकोडर बोथ होते हैं और कुछ डिकोडर ओनली। गूगल का जो पार्ट है वो एनकोडर डिकोडर मॉडल है और जीपीटी फैमिली जो चैट जीपीटी को पावर करता है वो एक डिकोडर ओनली मॉडल है। तो ये था एक हायर लेवल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मॉडल दैट पावर्स द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है इनके आउटपुट्स को कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो यस, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया और आपको ये फीलिंग आ रही है कि ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन लग रही है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो वापस से शुरू से प्ले करिए, एक नोटबुक अपने साथ कैरी करिए और पूरा नोट डाउन करके समझने की कोशिश करिए। यस, ये काफी काम की नॉलेज है समझने के लिए कि एक्चुअली जनरेटिव एआई काम कैसे करता है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है। तो एक्चुअली में यहाँ कोई मैजिक नहीं है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो इसको पूरी तरह से पावर करता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं या फिर मुझसे डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। आई वुड रियली लव टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, देन दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड रिंग दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।